तो हेलो जी, कैसे हैं सब। करें स्टार्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट पॉलिटी को लेकर के। पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमारा फोर्थ पार्ट आ चुका है। लेबर इंस्पेक्ट का पेपर आने वाला है, वहां पर आएगा। अब पंजाबी हिंदी में, भाई मेरी लैंग्वेज में मत जाना। हूँ पंजाब से, लेकिन कंटेंट पहले हिंदी में बना रहा था, दैट्स वाई अब हिंदी में ही हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है हमारा। फर्स्टली, कोई भी एक पर्सन एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। एक अमेंडमेंट के बाद में इसको अलाउ किया गया था। जो अलाउ किया गया था, एक अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट का नंबर बता दो। बताइए। यहाँ पर ना मेनली हमारा राइट आंसर रहेगा जी, सेवंथ अमेंडमेंट। सेवंथ अमेंडमेंट हुई थी जो कि 1956 के अंदर। उसके बाद में जो हमारे गवर्नर को, एक बंदे को एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जाने लगा। अपॉइंटमेंट होएगी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो इनको ओथ दिलाएगा जी, चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट। अब चलते हैं, 153 आर्टिकल बताता है भी हाँ, सभी हमारे स्टेट का गवर्नर होना मैंडेटरी है। एक पर्सन को एक से ज़्यादा स्टेट का भी गवर्नर बना सकते हैं आफ्टर द सेवंथ अमेंडमेंट 1956 के बाद में। और 154 जो आर्टिकल बताता है जी, जो हमारा गवर्नर है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट होंगे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया, उसी तरह जो हमारा गवर्नर है एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे स्टेट का। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नर की अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेनली का फेडरल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, मेनली यूनियन होगी, स्टेट होगी, लोकल लेवल पर हमारे पास है पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी। समझे बात। एक जे हमारा जो मॉडल है, हमने कनाडा से इंस्पायर होकर इंडिया में लेकर आए थे। और उसी के अंडर हमने गवर्नर को अपॉइंट करना स्टार्ट किया था स्टेट के अंदर। और ये जैसे कि मेनली यूनियन जो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है, कल को कोई भी दिक्कत आएगी यूनियन ही स्टेट को कंट्रोल कर सकती है, उसके अच्छे के लिए काम कर सकती है। समझे बात जी। मेरी ध्यान में रखना, गवर्नर की अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर कितना होगा, इसका भाई कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। नन ऑफ दीज आंसर हुआ हमारा यहाँ पर। आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग ये क्या है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये हमारा गवर्नर रह सकता है किसी भी स्टेट का। अब पंजाब का गवर्नर बता दो। अभी हाल ही में रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, उनका नेम है गुलाब चंद कटारिया। वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं पंजाब के। नेम इंपॉर्टेंट है जी। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर सैलरी कितनी होगी, सैलरी कहाँ से आएगी, मेनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, वहां से आएगी। प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। मेनली ये कंडीशन या कुछ भी जो हमारा गवर्नर है ऑफिस संभालने की कुछ कंडीशन है अंडर दी आर्टिकल 158। इनके पास कोई भी प्रॉफिट का ऑफिस नहीं होना चाहिए, ना तो ये मेंबर होना चाहिए लोकसभा के। और राजभवन क्या इनका क्या रेजिडेंस होगा। 3.5 लाख रुपये इनको पर मंथ मिलेंगे। और जो इनकी सैलरी अलाउंस है वगैरह पार्लियामेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग होंगे। अगर एक पर्सन दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बना हुआ है, देन उस दौरान जो भी उनकी पेमेंट होगी पार्शली दोनों स्टेट से आएगी। ओके, सिंपल सी बात। देन यहाँ पर देखिए, कहता है जो गवर्नर है हमारा ऑर्डिनेंस को अलाउ कर सकता है, लगा सकता है, ला सकता है। अंडर विच आर्टिकल। ऑर्डिनेंस क्या होता है पहले देखो। जब हमारे जो भी हाउसेज हैं, जैसे कि लोकसभा हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ एट द स्टेट लेवल, जब वो ये कंटिन्यू वर्क ना कर रहे हों, मीन्स के रेस्ट पर हों, देन उस दौरान हमें कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हमने बिल को पास करवाना हो, देन यहाँ पर प्रेसिडेंट हमारे, गवर्नर हमारे ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, भी उस बिल को पास कर सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पर। जब भी हमारा हाउस कंटिन्यू होगा देन उसमें अंदर इसको पास करवा लेंगे। ठीक है जी। एक एडवांसली किसी भी बिल को पास करना, उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। जैसे कि 3 जो बिल आए थे किसान बिल, वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए पास हुए थे। यहाँ पर आर्टिकल कौन सा होगा हमारे पास, ये होगा जी 213 आर्टिकल है हमारा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक तो ऑर्डिनेंस होता है कि पार्डन पावर होती है जी, पार्डन पावर किसी का भी क्राइम को माफ कर सकता है। जो प्रेसिडेंट की पावर होगी, प्रेसिडेंट के पास पावर है वो 72 आर्टिकल के अंदर है, और हमारे गवर्नर के पास होगी 161 के अंदर। ओके। और नेक्स्ट, जो हमारा गवर्नर के पास
जो उसकी ऑर्डिनेंस की पावर है वो कौन सा आर्टिकल 213, और गवर्न जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे उनके पास पावर होगी 123 के अंडर। समझे बात जी? चलते हैं आगे। मिनिमम एज फॉर रिक्वायर्ड फॉर द गवर्नर, कल भी बताया था मैंने जी। जो आपकी वोटिंग एज 18 ईयर, 21 ईयर की एज में आप पंचायत या म्यूनसिपैलिटी लड़ सकते हो इलेक्शंस। 25 ईयर की एज में आप लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर खेल सकते हो, मीन्स कि वहाँ पर सॉरी खेल नहीं, वहाँ पर जा सकते हो, एज अ इलेक्शन लड़ सकते हो। एंड 30 ईयर की एज में आप राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इलेक्शन लड़ सकते हो। और 35 ईयर की एज में आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो जी। समझे बात? सो कंसेप्ट समझना, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कहता जी कंसोलिडेटेड फंड हो जो है हमारे ऑफ इंडिया के, उनसे मनी निकालनी है गवर्नमेंट ने, तो कैसे निकाल सकती है भाई? पहले उसको बिल पास करवाना पड़ेगा, कहाँ से? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। समझे बात भाई? अब यहाँ पर शेड्यूल की बात कर रहे हैं जी। पहले हमारे पास कितने शेड्यूल थे, अब कितने शेड्यूल है जी, ध्यान में रखना। फर्स्टली जब हमारा संविधान बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, देन हमारे पास कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। अब कितने हैं? 12 शेड्यूल है। ठीक है जी। सो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास 12 है जी। ठीक है, यहाँ पर होगा 12। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ कौन सा आर्टिकल है वो आपको अलाउ करता है। अलाउ क्यों करता है भी? आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो। सो राइट आंसर आपके पास यहाँ पर दिखाई देगा जी, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये प्रीवियसली पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देन उसके बाद में हाउ मेनी फंडामेंटल राइट ओरिजिनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर राइट आंसर तो बताओ। सो राइट आंसर हमारे पास होगा जी, कितने हमारे पास फंडामेंटल राइट थे? पहले तो 7, अब कितने हैं? 6 हैं जी। पहले हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हमने निकाल कर अब लीगल राइट के अंदर 300A आर्टिकल के अंदर डाल दिया है। ओके जी। सो थोड़ा सा यहाँ पर मुझसे ग्लिच हो गया, गलती हो गई। यहाँ पर 7th हमारा राइट आंसर है। पहले 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं जी। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हमने लीगल राइट के अंदर 300A के अंदर डाल दिया अब। और ये सभी हमारे पास फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट में जो आपको दिखाई देगा जी, हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। 32 मीन्स की जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट है अंडर दी आर्टिकल 32 रिट डालता है। और इसको ही हमारे अंबेडकर जी ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ओके, अब चलते हैं आगे। दादा भाई नौरोजी ने भाई जो क्रिटिसाइज किया था, जो कि ब्रिटिशर का रूल था भी, वो हमारे इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस बुक का नेम बता दो जिस बुक के अंदर इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। दादा भाई नौरोजी ने क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिशर को, कौन सी बुक के अंदर? ये बुक थी हमारी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जी, द प्रोविजन इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। जो हमारा 5th नंबर का शेड्यूल है, 6th नंबर का शेड्यूल है, इसका मेन काम क्या है जी? ऑप्शन को रीड कीजिए। सो राइट आंसर यहाँ पर दिखाई देगा हमारा, प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 5th बताएगा शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में। लास्ट जो हमारा 6th रहेगा, कुछ हमारी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये प्रेफरेंस दी जाती है हमारी शेड्यूल ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है बात जी। मनी बिल लोकसभा के अंदर आ जाए, सो राज्य लोकसभा से पास हो जाए, तो राज्यसभा के पास कितना टाइम होगा उसको पास करने के लिए? सो मैक्सिममली ये यहाँ पर 14 डे होते हैं जी, उसके अंदर उनको पास करना ही होगा मनी बिल को। देन वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ, बताओ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं उसमें कौन कौन से हमारे हाउसेज हैं पार्टिसिपेट करते हैं? सो मेनली यहाँ पर ना जो हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा वही पार्टिसिपेट करेंगे। जो हमारी स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां से कोई मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द डेसोल्यूशन ऑफ द लोक सभा 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग।
मे बी एक्सटेंडेड बाय डैश ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी हो जाए, उस नेशनल इमरजेंसी हमारे देश के अंदर लग जाए, सॉरी, तो मैक्सिममली हम लोकसभा को कितने टाइम के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? सो कल करवाया था, सो 1 ईयर के लिए हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं जी। गवर्नर ऑफ द स्टेट एंजॉय, सो यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर इन सर्टेन मैटर्स, कुछ मैटर्स के अंदर इनके पास अच्छी पावर्स होती हैं। जैसे इमरजेंसी लगानी हो तो ये सीधा एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, वहाँ पर इमरजेंसी लग सकती है, कुछ इनके पास पावर्स होती हैं। ठीक है। देन बर्मा जो सेपरेट हुआ था, जो कि अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, सेपरेट हुआ था इंडिया से, कब हुआ था? कब हुआ था? 1935 के अंदर। लोकपाल लोकायुक्त जो हमने इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया था मेनली करप्शन को खत्म करने के लिए, कौन सी रिकमेंडेशन पर, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बताओ? सो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन आई थी, उनके अकॉर्डिंग हमने लोकपाल एंड लोकायुक्त को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। बी आर अम्बेडकर इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, कहाँ से बताओ? कौन सी असेंबली से, कौन सी प्रेसिडेंसी से? सो यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे जी। अब देखिए हाउ मैनी लैंग्वेज जो हमारे 8th शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेज है, बता चुका हूँ पहले, कल परसों वाली वीडियो में मैंने किया था। जहाँ पर कितनी है? 22 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे पास। हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की जो मीट होती है उसको प्रिसाइड कौन करेगा जी? वो करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट कहते हैं लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसकी रिकमेंडेशन होगी जी? जो यहाँ पर होगी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, यूनियन कैबिनेट की। अगर हमारे पास रिकमेंडेशन होगी तो प्रेसिडेंट यहाँ पर इसको डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं जी। सो ये आर्टिकल है हमारा 85(2)B, ये बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट हमारे डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। Who among the following is empowered to establish the interstate council? बताओ बताओ, इंटरस्टेट काउंसिल बनानी हो तो किसके पास पावर होगी? वो होगी पार्लियामेंट के पास, सॉरी प्रेसिडेंट के पास, सॉरी प्रेसिडेंट के पास पावर होगी इसको बनाने की। काउंसिल बनाएगा, जो भी डिस्प्यूट है उनको खत्म करने में हेल्प करेगा। देन देखो इंटरस्टेट काउंसिल जो सेटअप हुई थी, एक कमीशन आया था, कमीशन की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। वो कौन सा कमीशन था? उसका नेम था जी सरकरिया। सरकारिया कमीशन के अकॉर्डिंग ये स्टैब्लिश करने की बात की गई थी 1983 के अंदर, मेनली जो हमारा बैलेंस करेगा सेंटर और स्टेट के रिलेशन को। ठीक है। और ना सरकारिया कमीशन वैसे भी न्यूज़ में रहता है जी, क्योंकि गवर्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर भी इनके कुछ रिव्यूज थे, बी आउटसाइड होना चाहिए स्टेट का, और साथ ही में सीएम की और स्टेट की कंसल्टेशन होनी चाहिए। ठीक है। कुछ एक पैनल बैठना चाहिए जो उनकी अपॉइंटमेंट करे, उसके बारे में जी बात कर रहे थे। ठीक है जी। सो कुछ इनके जो ध्यान में रखना भी, जो भी कमेटी बैठेगी उसके अंदर सीएम होने चाहिए और स्टेट के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, साथ में स्पीकर ऑफ लोकसभा होने चाहिए, देन उनकी सिलेक्शन हो और गवर्नर अपॉइंट हो। ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेशंस इंडियन नेशनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने लिए थे हमारे संविधान को बनाने के लिए, बताओ? बताइए जी, कितने सेशन लिए थे? सो यहाँ पर मेनली तो हमारा राइट आंसर क्या है जी? 12। सो 12 सेशन लिए थे, 11th हुए थे और जो 12th हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके। सो 2 ईयर 11 मंथ 18 डे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे। 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट किया और इन्फोर्स किया ऑन द 26 जनवरी 1950 को। प्रोविजन बताइए जो कि रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी के लिए काम करेगा, कौन से आर्टिकल के अंदर? ये आर्टिकल है जी हमारा 15th 4 एंड 16th 4। सो मेनली यहाँ पर बात कर रहा है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एडवांसमेंट को लेकर के, उनकी पावर्स को लेकर के भी उनको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए जाएं, उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाए हमारी सोसाइटी के अंदर, मेनली एजुकेशन और सोशली जो एडवांसमेंट करने के लिए उनको। ठीक है।
अब यहाँ पर बताओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोइटेशन है, इक्वल पे पर इक्वल वर्क, so equal pay for equal work not a fundamental right, it's the DPSP, directive principle of state policy, ठीक है। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ आल्सो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट ऑफ अ रिलीजन, जैसे फंडामेंटल राइट है, ओनली इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स दिस DPSP। डीपीएसपी अंडर द आर्टिकल अंडर द पार्ट 4 काम करते हैं जी, ठीक है। मेरे इनका ये क्या है कि फ्यूचरिस्टिक राइट है, हमारे फ्यूचरिस्टिक फंडामेंटल राइट है, फ्यूचरिस्टिक गोल है जो हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को जो प्रोवाइड करना है, हमने वो डीपीएसपी के अंदर लिख चुके हैं। आगे देखिए जी, फॉलोइंग द राइट है जो कन्फर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो राइट हैं, जो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको हमारे जो राइट्स मिलेंगे, नॉन सिटीजन्स को भी जो हमारे जो राइट्स मिलेंगे वो बताओ इनमें से। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट, फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। सो मेरी राइट आंसर यहाँ पर दिखाई देगा आपको, फ्रीड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्यों? कोई भी दिक्कत आ जाए जी, सो जो कोई उनके पास में कोई गलत हो जाए या इंडिया पे आएंगे कोई भी नॉन सिटीजन, सो उनके पास कोई भी दिक्कत आए तो वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होंगे बताओ? सो ये होंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको हम कह सकते हैं एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो जाए, मैक्सिममली कब तक, कितने टाइम तक उसको वैकेंट रख सकते हैं? सो मैक्सिममली 6 मंथ के अंदर हमारे न्यू प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट होनी कंपल्सरी है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर बता रखा, बोलिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन दी डीपीएसपी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर हमारा इनमें से क्या नहीं आता? प्रोविजन ऑफ लिकर, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर द इक्वल वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन, बताओ। सो यहाँ पर राइट आंसर दिखाई देगा जी, राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट कंसिडर्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बिकॉज इट्स अ लीगल राइट। सो अंडर दी जो हमारा एक एक्ट पास हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सो ये क्या है, लीगल राइट है, नोट अ डीपीएसपी। जैसे कि वोटिंग राइट, दैट्स आल्सो नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट, बिकॉज कल को अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको चेंज कर सकती है। पहले भी हमारी आपको पता है एज कितनी थी जो वोटिंग की, 18 थी, पहले तो 21 थी, फिर 18 कर दी गई। ओके। सो पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर, सो पंचायती राज सिस्टम किसके अंडर आएगा जी? फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा, डीपीएस की हमारे डीपीएसपी के अंदर आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आएगा। सो राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द आर्टिकल 40 के अंदर हम पंचायती राज सिस्टम को ऑल ओवर द इंडिया एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं अंडर द डीपीएसपी, ठीक है। एक ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया, इंडिया में रह रहा है, वो क्या कौन सा राइट को क्लेम नहीं कर सकता इनमें से? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो मेनली यहाँ पर राइट आंसर क्या है जी? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये नहीं कर सकता। बाकी सभी जो उसके लिए अलाउ है, भी कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, लाइफ की अच्छे से रह सकता है, राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट टू कुछ भी, बाकी सब कुछ है। ओनली फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन को हम नहीं मान सकते यहाँ पर। देन ऑफिशियल लीगल एडवाइजर जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो कौन होगा जी? सेंटर का कौन होगा और स्टेट का कौन होगा? सेंटर का तो होगा हमारा अटॉर्नी जनरल और स्टेट का होगा हमारा एडवोकेट जनरल, ठीक है। देन फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेन सिटीजन्स, जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा बताओ? सो मेनली यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वो अगर कोई शरारती एक एक्सट्रीमिस्ट बाहर से आए इंडिया में और यहाँ पर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, देन हमें ये दिक्कत आ सकती है। सो दैट्स वाई राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट फॉर दी फॉरेन सिटीजन्स। सो आज की वीडियो जितना कंप्लीट है जी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो ऐसा ही कंटेंट मैं रेगुलरली आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ।
30 to 40 वीडियोस पक्का मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। 300 से 400 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। आज की वीडियो में आपको 22 क्वेश्चन दिखाई दे होंगे, 22 इसके अप्रोक्स होंगे। सो मेनली आपका जो कंटेंट है कंप्लीट हो, नॉलेज आपको आए, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो पता चले, और अगर प्रैक्टिस करते चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। सो मेनली ये बात है। सो आज की वीडियो जितना कंप्लीट है जी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।